अच्छा, अब हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलटीआई सिस्टम टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये मैं थोड़ा रिवाइज़ कर लूँ कि हमने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें मेमोरी होती है और कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें मेमोरी नहीं होती है। तो जिन सिस्टम्स में मेमोरी नहीं होती है वो पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करती, मतलब पास्ट इनपुट पे या पास्ट जो उनका आउटपुट था उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। जैसे हम रजिस्टर को वोल्टेज दे रहे हैं तो उसी वक्त मतलब रजिस्टर के एक क्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगी और करंट भी जो है उसके थ्रू जो पास हो रहा होगा वो मतलब जिस टाइम पे हम उसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त जो है हमें करंट भी वहाँ पे मिलेगा और जो है वोल्टेज भी वहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर हम जो है वो सोर्स वोल्टेज अगर हटा देंगे तो फिर रजिस्टर में ना तो हमें वोल्टेज मिलेगी ना ही करंट मिलेगा। लेकिन अगर इसी तरह यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर की एग्जांपल ले लें तो अगर उसको हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है चार्ज स्टोर होना शुरू होगी और अगर फिर हम सोर्स वोल्टेज हटा भी देंगे तब भी जो है उसमें वो चार्ज वहाँ पे होगी। और दोबारा अगर हम वोल्टेज देंगे तो फिर जो कैपेसिटर है उसमें जो ऑलरेडी चार्ज स्टोर्ड है वो भी होगी और फिर जो न्यू चार्ज होगी वो भी उसमें ऐड होती जाएगी। तो मतलब प्रीवियस जो हमने उसको इनपुट दिया था उसकी वजह से भी मतलब अब जो न्यू चार्ज है मतलब उसमें जो है एडिशन हो रही है। मतलब कैपेसिटर में प्रीवियस चार्ज भी है और न्यू चार्ज भी है। प्रीवियस चार्ज जो थी वो हमारी प्रीवियस वोल्टेज जब हमने उसको दी थी कैपेसिटर को उसकी वजह से, अब जो नई चार्ज उसमें ऐड हो रही है। अब दोबारा जब हमने वोल्टेज दी तो उस दोबारा वोल्टेज देने की वजह से उसमें जो है चार्ज अगेन ऐड हो रही है। तो कैपेसिटर का जो मतलब अब यहाँ पे चार्ज है वो प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज है। क्योंकि ये रजिस्टर की तरह नहीं है कि हमने वोल्टेज दी तो करंट होगा तब उस वक्त होगा और वोल्टेज भी उसी वक्त होगी। इस तरह नहीं, ये मतलब कैपेसिटर एक सिस्टम विथ मेमोरी है कि मतलब उसमें जो है कुछ चीज़ें रह जाती हैं। फिर हमने मैथमेटिकली पढ़ा था कि सपोज़ कर लें कि सिस्टम को अगर हम वाई ऑफ टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर वाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी, अब ये मेमोरी लेस सिस्टम है, ठीक है। अगर इसमें मेमोरी होती तो फिर हम ये कहते कि ये हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक्स ऑफ टी प्लस वन हो जाए या फिर टी माइनस वन हो जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब यहाँ पे जो है कोई हमारे पास मतलब वाई ऑफ टी है तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा टर्म हो जो कि मेमोरी को रिप्रेजेंट करे। जैसे हम मतलब शिफ्टेड सिग्नल्स के साथ जो है मेमोरी वाले टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक्स ऑफ टी है और वाई ऑफ टी है तो इसमें सिस्टम में मेमोरी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स ऑफ टी प्लस 5 या एक्स ऑफ टी प्लस 9 या फिर एक्स ऑफ टी माइनस 5 या फिर एक्स ऑफ टी माइनस 10 इस तरह कोई टर्म होता तो वो फिर हमारा सिस्टम विद मेमोरी होता। अच्छा, अब सिस्टम विथ मेमोरी में भी हमने दो टाइप्स पढ़े थे कि कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। तो सिर्फ अगर प्रेजेंट वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं तो मतलब सिस्टम का आउटपुट अगर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे अगर डिपेंड करता है तो वो सिस्टम विदाउट मेमोरी है। लेकिन अगर सिस्टम में जो है कुछ इस तरह का टर्म है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो ये जो है सिस्टम जो है हमारा पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट है तो वो वाला सिस्टम जो है हमारा फ्यूचर वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा, मतलब टी नॉट जो है वहाँ पे पॉजिटिव होगी। अच्छा, तो ये आप लोग जो है मतलब लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा जिसमें हमने मेमोरी वाला सिस्टम कवर किया था, मेमोरी लेस सिस्टम कवर किया था, काजल सिस्टम, नॉन काजल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम,
इस तरह की जो चीज़ें हमने कवर की थी तो वो लेक्चर आपको थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो चीज़ें हम यहाँ पे मतलब हम नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स को देख के कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम विथ मेमोरी है या फिर विदाउट मेमोरी है, काजल है या फिर नॉन काजल है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो मतलब हम जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कन्वोल्यूशन पढ़ी है, तो अभी क्योंकि कन्वोल्यूशन पढ़ी है तो उसी वजह से हम अब ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि सिस्टम में मेमोरी है या नहीं है, सिस्टम जो है स्टेबल है या नहीं है, सिस्टम काजल है या नहीं है, ठीक है। तो पहला टॉपिक यही है कि मतलब अभी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सिस्टम मेमोरी, ठीक है, तो हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स से ये बताना है कि सिस्टम जो है हमारा मेमोरी लेस है या फिर सिस्टम विथ मेमोरी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सिस्टम है ये मेमोरी लेस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है आउटपुट जो है डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे, ठीक है, ये किसी भी मतलब पास्ट या फ्यूचर वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर x(t-5) हो जाए या फिर x(t+5) हो जाए या फिर y(t-1) हो जाए, कुछ भी मतलब इस तरह का कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इस सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट किया जाए तो क्या आएगा, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमें जो यहाँ पे इनपुट सिग्नल है उसको इम्पल्स कंसिडर करना है। तो x(t) को अगर हम इम्पल्स ऑफ t कंसिडर करेंगे तो हमारे पास h(t) आ जाएगा, और x(t) की जगह पे हमने इम्पल्स ऑफ t कंसिडर किया है तो वो आ गया a सेम रहेगा, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा ये आ गया h(t) इज़ इक्वल टू a इम्पल्स ऑफ t। तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर सिस्टम मेमोरी लेस है तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमेशा एक इम्पल्स आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इम्पल्स जो आएगी वो भी इम्पल्स ऑफ t आएगी, ठीक है। इस तरह कोई भी टर्म नहीं आएगा इम्पल्स ऑफ t-5 या फिर इम्पल्स ऑफ t+5, क्योंकि ये सिस्टम विदाउट मेमोरी है। तो किसी भी मतलब ऐसा इम्पल्स रिस्पॉन्स जिसमें जो है मतलब जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसमें सिर्फ एक इम्पल्स आ रही है, अब उसका मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे a है, वो कुछ भी वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स एक इम्पल्स ही है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स एक मेमोरी लेस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास इम्पल्स ऑफ t+5 या फिर इम्पल्स ऑफ t-5 इस तरह का कोई टर्म आ जाता तो हम ये कहते कि वो जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स किसी एक ऐसे सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो कि सिस्टम विथ मेमोरी है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि LTI सिस्टम में मतलब अगर हमारे पास LTI सिस्टम मेमोरी लेस सिस्टम है और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है सिंपल एक इम्पल्स है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो है सिस्टम हमारा मेमोरी लेस है। अच्छा, अब वो इम्पल्स जो है ज़रूरी नहीं है कि यूनिट इम्पल्स हो, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे A है। तो बस ये यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट यही बात है कि हमें ये देखना है कि मतलब क्वेश्चन भी यही इसी तरह आ सकता है कि मतलब आपको कोई सिस्टम किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स मिला हुआ होगा तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि वो सिस्टम जो है सिस्टम विथ मेमोरी है या फिर सिस्टम विदाउट मेमोरी है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास कादल्टी के बारे में है कि मतलब हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स से कैसे पता चलेगा कि सिस्टम कादल है या फिर नॉन कादल है। तो कादल सिस्टम तो वो होता है जो मतलब प्रेजेंट वैल्यूज़ पे भी डिपेंड कर सकता है और पास्ट वैल्यूज़ पे भी डिपेंड कर सकता है, या सिर्फ
प्रेजेंट वैल्यूज़ पे डिपेंड भी कर सकता है या सिर्फ पास्ट वैल्यूज़ पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन वो कभी भी फ्यूचर वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं करता। और नॉन काजल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि फ्यूचर वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर y ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी प्लस 5 हो जाता तो वो जो है नॉन काजल सिस्टम हो जाता। अगर यहाँ पे y ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी माइनस 5 है, टी माइनस 5 होता तो वो जो है काजल सिस्टम होता, क्योंकि एक्स ऑफ टी माइनस 5 मतलब वो पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये भी एक बात मैं मतलब आपको बता दूं कि अगर सिस्टम में मेमोरी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ जो है प्रेजेंट या फिर मतलब जो है पास्ट या फिर फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे डिपेंड करेगा। मतलब वो जो है पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे यहाँ पे जो है मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स ऑफ टी माइनस 5 है, तो सिस्टम जो है विथ मेमोरी होगा, तो ज़रूरी नहीं है एक्स ऑफ टी माइनस 5 हो, वाई ऑफ टी माइनस 5 भी हो सकता है। तो वो भी जो है मतलब सिस्टम विथ मेमोरी होगा, वो मतलब जो है पास्ट वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब सिस्टम पास्ट या फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट या आउटपुट पे डिपेंड करे तो वो सिस्टम जो है सिस्टम विथ मेमोरी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स से कैसे पता चलेगा कि सिस्टम काजल है। काजल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि वाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू, सपोज कर लें वाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी एक्स ऑफ टी माइनस 5। ठीक है, अच्छा वाई ऑफ टी हम कह रहे हैं कि जो है बराबर है हमारी ए एक्स ऑफ टी प्लस बी एक्स ऑफ टी माइनस 5। ठीक है, तो अब ये जो है काजल सिस्टम है, क्योंकि ये एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर सिर्फ पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करता तब भी काजल सिस्टम था। ठीक है, क्योंकि काजल में हम ये कहते हैं कि वो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब ये है कि इम्पल्स रिस्पांस इसका क्या होगा। इसका इम्पल्स रिस्पांस होगा ए इम्पल्स ऑफ टी प्लस बी इम्पल्स ऑफ टी माइनस 5। तो अगर हम उन इम्पल्सेस को देखें तो एक हमारी इम्पल्स बनेगी 0 पे, दूसरी इम्पल्स वो दूसरी जो इम्पल्स हमारी बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, वो हमारी 5 पे बनेगी। तो इम्पल्स रिस्पांस जो है हमारा 0 से पॉजिटिव की तरफ डिफाइन हो रहा है। अगर सिस्टम काजल है तो उसका जो इम्पल्स रिस्पांस आएगा वो जो है 0 और ऑनवर्ड आएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस सिर्फ 0 पे डिफाइंड है, जैसे प्रीवियस मतलब स्लाइड पे हमने देखा था कि इम्पल्स रिस्पांस एच ऑफ टी क्या था, ए इम्पल्स ऑफ टी, तो वो एक मतलब इम्पल्स थी जो कि 0 पे डिफाइंड थी। अगर इस तरह का इम्पल्स रिस्पांस है जो सिर्फ हमारा 0 पे डिफाइंड है तो वो जो है मेमोरी लेस सिस्टम को जो है शो कर रहा है। लेकिन अगर इम्पल्स रिस्पांस हमारा, अगर किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ डिफाइंड है, वो चाहे भले 0 पे ही क्यों ना हो और 0 से आगे ना भी हो, तब भी हम ये कहेंगे कि ये काजल सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस हो सकता है। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर इम्पल्स रिस्पांस जो है हमारा 0 से आगे भी डिफाइंड है तो तब भी काजल सिस्टम होगा। लेकिन अगर नॉन काजल सिस्टम होता तो क्या होता,
वो फ्यूचर वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है। फिर हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे बी एक्स ऑफ टी प्लस 5 है, ठीक है, यहाँ पे हम बी एक्स ऑफ टी प्लस 5 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो जो है इस नेगेटिव एक्सिस पे भी मिलेगा। एक तो हमें यहाँ पे 0 पे मिलेगा इस ए एक्स ऑफ टी की वजह से, ए इम्पल्स ऑफ टी यहाँ पे जो है एक इम्पल्स बनेगी, और फिर बी एक्स ऑफ टी प्लस 5 की वजह से हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा बी इम्पल्स ऑफ टी प्लस 5। तो वो इम्पल्स अगर हम बनाएंगे तो वो -5 पे बनेगी, ठीक है, -5 पे वो इम्पल्स बनेगी। तो अगर नॉन काजल सिस्टम होगा तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो मतलब इस नेगेटिव साइड पे भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, 0 से मतलब लेफ़्ट साइड पे भी कुछ ना कुछ होगा। तो सिंपली अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स सिर्फ 0 पे डिफाइंड है तो सिस्टम जो है मेमोरी लेस है, या फिर सिस्टम जो है काजल है। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 पे भी डिफाइंड है और पॉजिटिव वैल्यूज़ पे भी डिफाइंड है, ठीक है, तो तो हम कहेंगे कि सिस्टम विथ मेमोरी है और सिस्टम जो है काजल है। लेकिन अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स किसी भी एक भी पॉइंट पे भी अगर नेगेटिव वैल्यूज़ पे डिफाइंड है तो हम कहेंगे कि ये जो है सिस्टम नॉन काजल है। अच्छा, अब जो है हमें मतलब इन्वर्टिबल सिस्टम का कैसे पता चलेगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स में से कैसे पता चलेगा कि अगर सिस्टम मतलब इन्वर्टिबल सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास इनपुट पे एक सिग्नल होता है एक्स ऑफ टी, और सिस्टम जो है हमें आउटपुट दे रहा है वाई ऑफ टी। अब इस वाई ऑफ टी पे जो है हम कोई ऐसी ऑपरेशन परफॉर्म करें या इसके साथ कोई ऐसा सिस्टम लगा दें कि फिर दोबारा हमें जो है एक्स ऑफ टी मिल जाए। जैसे पानी में से बर्फ़ बनाएं, फिर बर्फ़ में से पानी बनाएं, ठीक है। तो अगर पानी में से बर्फ़ बनाएंगे तो यहाँ पे फ्रीज़र लगाएंगे, और फिर यहाँ पे बर्फ़ को अगर पानी में चेंज करना है तो यहाँ पे फिर हम हीटिंग सिस्टम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाई ऑफ टी हमें कैसे मिलेगा, जब हम एक्स ऑफ टी की कन्वोल्यूशन करेंगे इस सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ। अच्छा, ये जो सिस्टम है इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h1 ऑफ टी है, और जो दूसरा सिस्टम है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h2 ऑफ टी है, ठीक है। तो y ऑफ टी किसके बराबर होगा, कन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ टी और h1 ऑफ टी, और x ऑफ टी किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे जो y ऑफ टी मिल रहा है वो सर्व कर रहा है एज अ इनपुट टू दिस सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो अब जो x ऑफ टी होगा वो कन्वोल्यूशन होगा y ऑफ टी और h2 ऑफ टी। तो हमने वो यहाँ पे लिखा हुआ है x ऑफ टी इज़ इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ y ऑफ टी इंटू h2 ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, अब वही सेम इक्वेशन है, x ऑफ टी हमने सेम रखा है, अब y ऑफ टी को हमने रिप्लेस किया है इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि y ऑफ टी बराबर है x ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद h1 ऑफ टी। y ऑफ टी की जगह पे हमने यही चीज़ रखी है x ऑफ टी इंटू x ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ टी, और ये सेम रखा है हमने कन्वोल्यूशन h2 ऑफ टी। अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या चाहिए कि x ऑफ टी इज़ इक्वल टू x ऑफ टी ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी, जब ये दो चीज़ें ख़त्म होंगी तभी तो हमें x ऑफ टी सेम वापस मिलेगा, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी इनपुट सिग्नल को इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें सेम वही इनपुट सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों की वैल्यू अगर इम्पल्स हो जाए तो फिर हमें ये जो है एक्स ऑफ टी मिल जाएगा। मतलब इन दोनों सिस्टम्स के जो इम्पल्स रेस्पॉन्सेज हैं अगर उनकी कन्वोल्यूशन इम्पल्स आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सिस्टम इन्वर्टेबल है। अगर
इन दोनों सिस्टम्स की जो इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हैं, अगर उनकी कन्वोल्यूशन इम्पल्स नहीं आएगी तो वो सिस्टम जो है नॉन इन्वर्टेबल होगा। तो हम ये मतलब कह रहे हैं कि अगर इन दोनों की जो कन्वोल्यूशन है वो अगर इम्पल्स आ जाएगी तो फिर एक्स ऑफ टी की अगर कन्वोल्यूशन इम्पल्स ऑफ टी के साथ करेंगे तब भी हमें आंसर एक्स ऑफ टी ही मिलेगा। तो मतलब हमें एक्स ऑफ टी जो है वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल यहाँ पे है कि अगर सपोज़ कर लें कि एक सिस्टम में वाई ऑफ टी इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टू, तो ये पहला सिस्टम है। ठीक है, अब इसका इम्पल्स रिस्पांस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच वन ऑफ टी के साथ। अच्छा, इसका इम्पल्स रिस्पांस अगर हम इस सिस्टम का फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच वन ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इम्पल्स ऑफ टी माइनस टू, क्योंकि हम इस इनपुट सिग्नल को इम्पल्स के साथ चेंज करेंगे तो इम्पल्स ऑफ टी माइनस टू आ जाएगा। तो एच वन ऑफ टी इज़ इक्वल टू इम्पल्स ऑफ टी माइनस टू बनेगा। ठीक है, इसी तरह अब एक्स ऑफ टी जो है, ठीक है, जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है एक्स ऑफ टी, वो अगर वाई ऑफ टी प्लस टू के बराबर है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि उसका इम्पल्स रिस्पांस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच टू ऑफ टी के साथ। तो इसका इम्पल्स रिस्पांस क्या बनेगा, इम्पल्स ऑफ टी प्लस टू, क्योंकि अब ये वाई ऑफ टी प्लस टू जो है ये एज अ इनपुट सिग्नल है इस एक्स ऑफ टी का। मतलब एक्स ऑफ टी जो है हमारा आउटपुट है और ये जो है हम वाई ऑफ टी उसको इनपुट दे रहे हैं, मतलब वाई ऑफ टी सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं। अब सिस्टम क्या कर रहा है, उस सिग्नल को शिफ्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे वाई ऑफ टी आउटपुट था, इनपुट हम दे रहे थे एक्स ऑफ टी, लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है, उसको शिफ्ट कर रहा है कौन सी साइड पे, राइट हैंड साइड पे। मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि सिग्नल को दो स्टेप्स जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, फिर दूसरा सिस्टम है उसी सिग्नल को दो स्टेप्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो सिग्नल जो है वो उसी साइड उसी उसी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वो दो यूनिट्स लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, और फिर वही सिग्नल जो है जो आउटपुट हमें मिला है वाई ऑफ टी, फिर हम दोबारा उसको क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब दोबारा अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर हमें वही इनपुट सिग्नल मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, अब इसका जो इम्पल्स रिस्पांस होगा इस टू ऑफ टी, वो क्या होगा, इम्पल्स ऑफ टी प्लस टू। ठीक है, अब एक्स ऑफ टी की इक्वेशन ये है। ठीक है, एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद एच वन ऑफ टी एच टू ऑफ टी, तो वही हमने यहाँ पे लिखी है। अब एक्स ऑफ टी सेम रखा है। अब एच वन ऑफ टी मैंने आपको बताया कि इम्पल्स ऑफ टी माइनस टू बनेगा, क्योंकि अब इसको अगर हम इम्पल्स, इसका रिस्पॉन्स हमें फाइंड आउट करना है तो एक्स ऑफ टी को इम्पल्स ऑफ टी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक्स ऑफ टी माइनस टू है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या बनेगा, इम्पल्स ऑफ टी माइनस टू। ठीक है, और यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या बनेगा, इम्पल्स ऑफ टी प्लस टू। अच्छा, अब कन्वोल्यूशन आपको पता है कि किस तरह होती है। तो अगर आप इन दो सिग्नल्स की कन्वोल्यूशन करेंगे, इम्पल्स ऑफ टी माइनस टू और इम्पल्स ऑफ टी प्लस टू की, तो वो हमें इम्पल्स ऑफ टी ही मिलेगी, जो नीचे यहाँ पे नीचे वाली लाइन में लिखी हुई है इम्पल्स ऑफ टी। फिर दोबारा हम इम्पल्स ऑफ टी जब मिल गई तो एक्स ऑफ टी की कन्वोल्यूशन अगर हम इम्पल्स ऑफ टी के साथ करेंगे तो फिर हमें एक्स ऑफ टी ही मिल जाएगा। तो ये जो है एक इन्वर्टेबल सिस्टम का हमने एग्जांपल किया है। मतलब सिंपली सिग्नल को हमने जो है दो यूनिट्स राइट की तरफ शिफ्ट किया है, फिर दोबारा दो यूनिट्स लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो इसी वजह से हमें जो है एक्स ऑफ टी दोबारा मिल गया है यहाँ पे। अच्छा, अब इम्पल्स रिस्पॉन्स से कैसे पता चले कि सिस्टम जो था जिसको हमने इम्पल्स दी थी वो स्टेबल सिस्टम है या नॉन स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, अब इम्पल्स रिस्पॉन्स जो भी है हमारे पास, अगर उसमें हम नंबर ऑफ़ सारे सैम्पल्स को सम कर दें, ठीक है, सारे सैम्पल्स को अगर हम सम कर दें, अगर वो वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो सिस्टम जो है स्टेबल है। या फिर अगर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है
तो उस इम्पल्स रिस्पॉन्स की अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, ठीक है, और अगर वो जो है फाइनाइट आ रही है तो सिस्टम स्टेबल है, वरना नॉन स्टेबल है। मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स कभी भी जो है इस तरह नहीं आना चाहिए जैसे हमारे पास जो है ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है या जो है रैंप सिग्नल है, ठीक है। जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो भी जो है मतलब इस तरह का जो है सिग्नल आना चाहिए कि अगर हम उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो वो एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट हो। और यहाँ पे जो सैम्पल्स हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स के जो सैम्पल्स हैं, अगर उन सबको हम सम कर दें सैम्पल्स को, तो हमारे पास जो है सम जो है सम का आंसर जो है फाइनाइट आना चाहिए। अब जैसे सपोज़ कर लें कि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है किसी सिस्टम का जिसमें हमारे पास 4 सैम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब चारों सैम्पल्स का वैल्यू सपोज़ कर लें 3 है, तो अब अगर हम इन चारों सैम्पल्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आएगा। तो वो फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये एक ऐसे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो कि स्टेबल सिस्टम है। लेकिन अगर यही वैल्यूज़ हमारे बढ़ते जाएं ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल की तरह यूँ बढ़ते जाएं वैल्यूज़, तो फिर ये जो है हम सम करेंगे तो एक इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो वो जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स, हम ये कहेंगे कि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसे सिस्टम का है जो कि सिस्टम अनस्टेबल है। अच्छा, अब हम रिवाइज़ कर लें, जैसे सपोज़ कर लें कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर ये सपोज़ कर लें कि किसी जो है हम मतलब सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स यहाँ पे बना रहे हैं, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स ये है, ठीक है, तो अब इसको देख के हमें कैसे कैसे पता चलेगा, ये जो है पहली लाइन 0 है, ठीक है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टम जो है विथ मेमोरी है, विदाउट मेमोरी है, काजल है या नॉन काजल है। अच्छा, अब जो है अगर ये जो सिस्टम है विदाउट मेमोरी होता, ठीक है, तो इसमें जो है 0 के बाद ये इम्पल्सेस नहीं होते, ठीक है। ये जो सिस्टम मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स है कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम विथ मेमोरी और जो है काजल सिस्टम को। अगर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही इम्पल्स होती तो फिर ये जो है काजल सिस्टम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सिस्टम विदाउट मेमोरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे कुछ सैम्पल्स होते तो ये जो है हमारा नॉन काजल सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो है किसी सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स में मतलब इतने सारे इम्पल्सेस हैं कि उनको हम सम नहीं कर सकते, जैसे हम ये कहें कि ये इम्पल्सेस हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यू है यहाँ पे, या इवन इस साइड पे भी हो सकता है कि कंटिन्यू हो, या सिर्फ किसी एक साइड पे भी कंटिन्यू हो, तब भी हम उनको सम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन सारे इम्पल्सेस के वैल्यू को अगर हम सम करेंगे तो वो इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो है सिस्टम हमारा मतलब अनस्टेबल है, जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास ये है, ठीक है।